मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चल चल, बढ़िया सब पढ़े। चलो आज हम लोग हेल्थ न्यूट्रिशन करने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों की हार्ड कॉपी अभी आने वाली है, ऑनलाइन में मैंने अपलोड कर दी थी। चलो, इट इज ओनली मी और द लेक्चर हैज स्टिल नॉट स्टार्टेड। बेटा स्टार्टेड, जब तक मैं नहीं देखूं तब तक समझ लो लेक्चर स्टार्ट नहीं हुआ। तो ये क्या हुआ है यार। चलो हेल्थ न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमेशा की तरह पहले क्या है, डेटा। पहले क्या आएगा, डेटा हम पढ़ेंगे, थोड़ा गो थ्रू करेंगे। हेल्थ, अब हेल्थ से रिलेटेड एक सवाल आ ही जाता है यार घुमा फिरा के। और मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, हेल्थ से रिलेटेड डायरेक्टली सवाल आए ही नहीं आए, बट हेल्थ आपको एज ए पॉइंट डालना पड़ेगा। जो भी टॉपिक हम पूछ रहे हैं वो कांट सी एनीथिंग ऑन स्क्रीन। बेटा ऑनलाइन ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार यस लिख के भेज दो प्लीज। ड्रॉप अ टेक्स्ट इन द कमेंट बॉक्स दैट द ऑडियो वीडियो इज क्लियर। क्लियर है, ठीक है। हार्ड कॉपी कैसे मिलेगी बेटा, हार्ड कॉपी ऐसे ऑफलाइन में मिल रही है, ऑनलाइन में नहीं मिल रही है, ठीक है। हेल्थ में एज अ पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं आता, तो हेल्थ तुम इनडायरेक्टली बहुत सारी जगह डाल सकते हो। वुमेन के टॉपिक में, सोसाइटी के टॉपिक में, डेवलपमेंट के टॉपिक में, तो हेल्थ पढ़ना जरूरी है। अब डेटा पढ़ लेते हैं एक बार थोड़ा सा। सबसे पहले हेल्थ में अगर एक्सपेंडिचर की बात करूं तो सरकार कितना खर्चा करती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग में, 1.84% ऑफ जीडीपी। कितना, 1.84। अब 1.84 याद नहीं रहा तो 86 87 ऐसे याद आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 1.8 याद कर लो। और 1.8 भी याद नहीं आ रहा हो तो कंफ्यूजन तो हो सकती है इंसान को, तो लिख दो लेस देन 2%। इतना दिमाग में रखो कि अगर आपको लिखना हो और 1.8 याद नहीं आ रहा हो कि इंडिया स्टिल, इंडियन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ इज स्टिल लेस देन, इतना तो ये याद रहेगा। तो एग्जैक्ट याद नहीं करें तो ऐसे कर लो, जबकि वर्ल्ड में एवरेज कितना है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अनुसार हम इसको टारगेट करके कितना बढ़ाना चाहते हैं, 2.5%। दिस इज द टारगेट। तो हम वो कर भी नहीं पा रहे हैं, बहुत पहले से हमने टारगेट सेट कर रखे थे, ये कर देंगे वो कर देंगे, बट वो हो नहीं पाता है। हाँ बेटा, ठीक है। अगर मैं टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर की बात करूं, देखो ये बजट की बात हो रही है, ये जीडीपी का कितना है 1.84। लेकिन मैं अगर बजट की बात करूं, बजट गवर्नमेंट का शेयर टोटल जितना भी इस देश में खर्चा होता है उसमें सरकारी शेयर कितना है, प्राइवेट शेयर कितना है, तो आप देखोगे सरकारी शेयर पहले तो बहुत कम था लेकिन अब बढ़ चुका है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी है, राइट। सो प्राइवेटली ओन्ड हॉस्पिटल्स आर स्टिल मोर देन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। क्लियर, क्लियर है। चलो, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, व्हाट इज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, व्हाट इज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बेटा, जो जेब से कर, जो खुद अपनी जेब से होगा हमारे, वी डोंट हैव एनी सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन फॉर दैट। तो उतना शेयर हेल्थ एक्सपेंडिचर में देखें तो पहले हमारी जेब से पैसा जो जाता था हेल्थ के लिए वो 62% किसी भी फैमिली की इनकम हेल्थ पे इतना पैसा खर्च होता था। 100 रुपए अगर कोई फैमिली कमा रही है तो 62% हेल्थ में जा रहा है।
बट अब धीरे धीरे गवर्नमेंट ने सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं, अफोर्डेबल सर्विसेज हुई है, जन औषधि योजना, आयुष्मान भारत, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी अब थोड़े थोड़े अपने रेगुलेशन को ठीक करने लगे हैं, अब प्राइवेट इंश्योरेंस भी लोग लेने लगे हैं, तो वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हो चुका है। दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। तो हमेशा नेगेटिव डेटा याद नहीं रखना है, वी हैव टू रिमेंबर द पॉजिटिव थिंग्स एज वेल टू मेक श्योर कि कंक्लूजन में हम थोड़ा सा पॉजिटिव अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं। क्लियर? चलो, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। और अगर डॉक्टर्स की बात करूं तो 90% डॉक्टर्स प्राइवेट में जाना चाहते हैं और प्राइवेट में है, 10% डॉक्टर्स केवल पब्लिक सेक्टर में। व्हाई डॉक्टर्स डोंट वांट टू गो इन पब्लिक सेक्टर? कोई भी डॉक्टर गवर्नमेंट डॉक्टर क्यों नहीं बनना चाहता? इंसेंटिव तो ठीक है गवर्नमेंट में, प्राइवेट क्लिनिक में भी कोई जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा कमा रहा हो, कोई खोल के बैठा हो तो, बट जितना एजुकेशन पे खर्चा हुआ उस हिसाब से गवर्नमेंट की जो सैलरी होती है वो कम होती है। डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो कितना है हमारे देश में? 834 लोगों पे, इन एट एवरी 834 पीपल वी हैव ओनली वन डॉक्टर, जबकि वर्ल्ड में डब्ल्यूएचओ ने रिकमेंड किया है कि एक सेकंड, उल्टा हो गया क्या? तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? हाँ हाँ, इसमें रेशियो हमारा अच्छा है डब्ल्यूएचओ के हिसाब से, बट इन्होंने सही बात बोली कि वो डॉक्टर्स हम फिर पैरामेडिकल और वो सारा इंक्लूड करके चल रहे हैं इसमें। हर रजिस्टर्ड प्रैक्टिस कर रहा है, बट जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर तो मैं देखता हूँ यूपीएससी की तैयारी भी करते हैं, छोड़ देते हैं, क्लिनिक नहीं चलाते। हाँ, एमबी में भी चले जाते हैं, और ये पैरामेडिकल वगैरह सब इन्होंने इंक्लूड किया है इसको। वो दूसरा है। ठीक है, चलो एलोपैथिक डॉक्टर्स की बात करें तो कोई जरूरी नहीं है याद रखें। नर्सेस पॉपुलेशन रेशियो याद कर लो, 1000 पे 3 होनी चाहिए, बट 1000 पे हमारे पास अभी भी 1.96 ही है। हॉस्पिटल बेड की अगर मैं बात करूं तो हॉस्पिटल बेड 1000 पे 3 होना चाहिए, बट वी हैव ओनली 1.3, और हॉस्पिटल बेड्स की तो कमी रहती है। 1000 पे 3 होना चाहिए, बट हॉस्पिटल बेड्स वी हैव ओनली 1000 लोगों पे 1.3 बेड। ठीक है, मेडिकल कॉलेजेस बड़े हैं, मेडिकल कॉलेज दैट इज ए पॉजिटिव थिंग। जो पॉजिटिव चीजें वो याद रखो, जैसे डॉक्टर का रेशियो अच्छा है, तुम्हारे मेडिकल कॉलेजेस बड़े हैं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हुआ है। दीज आर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स व्हिच यू हैव टू मेंशन, बिकॉज योर ऐसे शुड नॉट बी नेगेटिव ओनली, थोड़ा पॉजिटिव भी रखना पड़ेगा ना। चलो, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ये क्या होते हैं? एपीआई, जो मेडिसिन में तुम्हारे की इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो बेस मटेरियल होता है मेडिसिन में, जो असर करता है अंदर जाके, वो जो बेस मटेरियल है वो हम बाहर से मंगाते हैं आज भी। मेजरली कहां से मंगाते हैं? चाइना से। मेडिकल इक्विपमेंट्स भी 75% मेडिकल इक्विपमेंट आज भी हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने में दिक्कत क्या है? महंगे आते हैं, सेल्फ लाइन्स नहीं हो पाती, डिले हो जाता है, और डेफिसिट बढ़ता है। बिल्कुल, मशीन खराब हो जाए, कोई भी इक्विपमेंट हो तो उसको सर्विस के लिए उसकी टेक्निकल नो हाउ हमें जल्दी से नहीं मिल पाती। ग्लोबल लेवल पे भी, हाँ बिल्कुल, सप्लाई चेन पे हमारा रिस्ट्रिक्शन कंट्रोल नहीं होता, और फिर ओवरऑल जो मेक इन इंडिया जैसी चीजें हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ये कम करना पड़ेगा। चलो, इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की मैं बात करूं तो हमारे देश में जीडीपी का, ये इंश्योरेंस पेनिट्रेशन देखते हैं जीडीपी से, तो जीडीपी का 3.7% इंश्योरेंस में आ रहा है, इतना कंट्रीब्यूशन है। इफ वी कंपेयर टू द जीडीपी, इट्स स्टिल 3.7% ऑफ द कंट्रीब्यूशन। और इंश्योरेंस कवरेज की बात करूं, यानी पॉपुलेशन, ये तो जीडीपी के टर्म्स में मैंने बताया, पॉपुलेशन की बात करूं तो केवल देश की 37% जनता हेल्थ इंश्योरेंस में कवर्ड है। आप लोग नोट मत करो, ऐसे हैंडआउट मिल जाएंगे, भी आ रहे हैं प्रिंट हो गए।
कोई दिक्कत नहीं। और IRDAI का डेटा है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डेटा है कि 90 करोड़ इंडियंस आज भी विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस है। और विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस है अगर, तो इसके क्या क्या चैलेंजेस है, क्या दिक्कत है इसमें? बिल्कुल पैसा लगेगा, रिकरिंग एक्सपेंसेस की वजह से एजुकेशन और बाकी चीजों में फिर पैसा नहीं लग पाता। हाउ टू मेक नोट्स, बेटा आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द नोट्स, आदेश प्रीत प्लीज डाउनलोड इट। हेल्थ न्यूट्रिशन पे नोट्स अपलोड हो चुके हैं। हाई मेडिकल कॉस्ट, बहुत बढ़िया। और परचेसिंग पावर इफेक्ट होगी, और पॉवर्टी साइकिल, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी बनी रहेगी, सस्टेन रहेगी, बहुत बढ़िया। इंश्योरेंस का मार्केट, चलो ये तो कोई काम का नहीं है। रूरल अर्बन डिस्पैरिटी, रूरल एरियाज में अगर तुम्हें स्पेशली पॉइंट आउट करना हो, अब ये रूरल एरियाज में डॉक्टर की कमी है, ये तुम सिर्फ हेल्थ और न्यूट्रिशन में ही नहीं बता सकते, बल्कि तुम रूरल एरियाज में भी बता सकते हो। रूरल एरिया पे अगर ऐसे आ जाए कि वाई द रूरल एरियाज आर अंडर डेवलप्ड, वाई स्टिल इंडिया इज अंडर डेवलप्ड, उसमें तुम रूरल एरिया का पॉइंट डालो, तो ये डेटा डाल सकते हो। तो एक डेटा तुम्हारे 10 जगह काम आ सकता है। ये दिमाग डिपेंड करता है तुम कितना उसको यूज कर पा रहे हो तरीके से, समझे? तो स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स हैं रूरल एरियाज में, उनमें 70% कमी है। ठीक है, 70% शॉर्टेज है, 70% जितनी जरूरत है 70% फिल ही नहीं है। तो तुम एक याद रख लो बस, स्पेशलिस्ट डॉक्टर। स्पेशलिस्ट डॉक्टर कौन से होते हैं? जनरल डॉक्टर होता है खांसी बुखार जुकाम, एक होता है स्पेशलिस्ट, है ना, गैस्ट्रो हो गया, कार्डियो, हाँ नहीं होते। ठीक है, चलो इतना याद रखो। और हॉस्पिटल अवेलेबिलिटी की बात करूं तो रूरल एरियाज में जितने हॉस्पिटल होना चाहिए, मतलब ओवरऑल देश में जितने हॉस्पिटल्स हैं, रूरल एरियाज में केवल 20% है, 80% जो है वो अर्बन एरियाज में। क्यों? क्यों हॉस्पिटल्स रूरल एरियाज में नहीं है, जबकि जरूरत रूरल एरियाज में ज्यादा है? इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। क्या होता है रूरल एरिया में, क्या होता है? पैरामेडिकल बोलते होंगे, और क्या बोलते हैं? झोला छाप डॉक्टर की बात कर रहे हैं, तो अनरजिस्टर्ड बोल दो। देयर आर अनरजिस्टर्ड डॉक्टर्स एज वेल, जो रजिस्टर्ड नहीं है बस। हाँ हाँ बिल्कुल। डिजिटल डिवाइड, मेंटेनिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, बहुत बढ़िया। सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू है। लैक ऑफ डिमांड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेफ्टी सिक्योरिटी। चलो, अगर डिसीज की मैं बर्डन की बात करूं तो दो तरह की डिसीज होती है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी होती है? जो फैल सकती है टच से। या नॉन कम्युनिकेबल होती है जो नहीं फैलती टच वगैरह से, कम्युनिकेशन से। नॉन कम्युनिकेबल में जैसे कौन सी आती है? कैंसर, HIV, जो लोग को लगता है कि इसे फैल जाती है। क्या बात कर रहे हो तुम? HIV कम्युनिकेबल है? ऐसे तो फैल जाएगा, बट HIV कम्युनिकेबल, एक ऑनलाइन वालों से पूछने दो, क्या HIV कम्युनिकेबल है? वो तो है, वो तो है। देखो, तुम जिस सेंस में सोच रहे हो वैसे कम्युनिकेबल है, बट किसी को टच करने से HIV फैल जाता है क्या? ये तो सरकार इसके लिए तो कितना प्रमोशन करती है यार। HIV के लिए अवेयरनेस ही होती है कि इट्स नॉट कम्युनिकेबल। वैसे कम्युनिके अरे वैसे मैं तुम्हें टच कर दूंगा तो HIV हो जाएगा क्या? तुम किसी HIV पेशेंट को टच कर लोगे तो HIV हो जाएगा? हाँ, वो बात अलग है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तुम जिस तरीके से फैलता है वो तरीका अगर तुम करोगे तो तब तो फैलेगा ही ना। बट टच करने से हो जाता है क्या? ब्लड ट्रांसफ्यूजन से तो हो गए, वो तो फिर होगा ही, वो तो कोई भी हो सकता है, तो होने में तो कैंसर भी हो सकता है फिर तो। म्यूटेशन अगर तुम किसी से ब्लड लेके उसमें डालोगे और किसी को ब्लड कैंसर ऑलरेडी है तो वो तो वैसे फैलेगा। चलो ठीक है, इस पे कभी बाद में बात करेंगे। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जितनी भी होती है इंडिया में, पूरे दुनिया में जितनी होती है, इंडिया में उसका कितना है? 2/3। अच्छा सॉरी सॉरी, ये है कि इंडिया में जितनी भी डिसीज होती है उसमें नॉन कम्युनिकेबल ज्यादा होती है। नॉन कम्युनिकेबल ज्यादा होती है, और 5.8 मिलियन डेथ इसकी वजह से होती है। टीबी के केसेस सबसे ज्यादा है। टीबी का हमारे देश में टारगेट भी गवर्नमेंट ने सेट कर रखा है, टीबी इरिगेट करने का। पता है किसी को? और टीबी ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो, उसके लिए गवर्नमेंट ने प्रॉपर प्रोग्राम बना रखे हैं टीबी के लिए। हाँ, टीबी मुक्त भारत,
चलो, और इसमें मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट की मैं बात करूं तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट तो तुम्हारा हेल्थ में भी काम आएगा, वुमेन में भी काम आएगा। तो अभी 1 लाख लाइव बर्थ पे कितनी मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट है? 93। 1 लाख बच्चे जब जन्म लेते हैं तो 93 मदर्स की डेथ हो जाती है। और इसमें मैं इन्फेंट मोर्टेलिटी, ये दो याद करो बस, मैटरनल और इन्फेंट। इन्फेंट कितना है? 1000 बच्चे जब जन्म लेते हैं तो 27 की डेथ हो जाती है, जो कि काफी कम है। अब तो ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि पहले तो बहुत हुआ करता था। जब तुम्हारे देश आजादी हुआ था तो एवरेज एज ही 37-40 हुआ करती थी। आजादी के टाइम में जब देश आजाद हुआ था 37 एवरेज एज थी। नियोनेटल इज जस्ट आप, हाँ 6 महीने वाला और पीरियड वाला थोड़ा होता है इसमें, जैसे अंडर 5 होता है वैसे नियोनेटल इज वो। इन्फेंट क्या होता है? इन्फेंट तुम्हारा 1 साल का अंडर माना जाता है। इसकी डेटा एनएफएचएस, एनएफएचएस ही करता। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट तुमको याद रखो तो कर लो, नहीं तो मैटरनल और इन्फेंट याद कर लो, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। 93 और 27। एनीमिया की बात करें तो एनीमिया तो आप लोगों को पता ही है, देश में 67% ऑफ द चिल्ड्रन एनीमिया इफेक्टेड है, 57% ऑफ द वुमेन इफेक्टेड है, सबसे कम आदमी इफेक्टेड है। आदमी तो खा लेता है बाहर जाके कैसे भी, है ना। औरतों में क्यों है? वाई वुमेन हैव मोर एनेमिक, वाई वुमेन्स आर मोर एनेमिक? हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से भी, और प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, ट्रिपल बर्डन, खुद काम करेगी, घर का काम करेगी और खुद का काम कर, उसका भी बर्डन, तो वो खुद का ध्यान नहीं रख पाते। लड़का क्या है, ऑफिस गया तो उसको जिम जाने का भी टाइम है, दोस्तों के पास जाने का भी टाइम है, मम्मी पापा से बात करने का भी टाइम है। बट और इफ द वुमन इज वर्किंग तो वो ऑफिस का काम करेगी, घर पे आके खाना बनाएगी। कुछ कुछ लोग सास ससुर होते हैं, भाई हम तो मेड के हाथ का खाना नहीं खाएंगे, हमको तो बहू के हाथ का खाना खाना है, चाहे आके बना देगी। तो खाना बनाएगी, उसके बाद फिर थोड़ा खुद रेस्ट भी करेगी, तो वो ना तो जिम जा पाई, ना वो दोस्तों के पास जा पाई, ना वो कुछ और कर पाई। और जब मूवीज देख रहे होते हैं, जब खाना बनाना होता है घर में, तुम जब भी देखो, जब तुम पापा के साथ मूवी देखोगे, मम्मी के साथ देखोगे, या मम्मी जनरली खाना बना रही है या बहू खाना बना रही है, मूवीज नहीं देख पा रहे, थोड़ा सा डिस्पैरिटी होती है, हर जगह नहीं होती बट ठीक है। ओबेसिटी की बात करूं तो इंडिया थर्ड मोस्ट ओबेसिटी इन्फेक्टेड, ओबेसिटी जो होता है आपका बर्डन कंट्री है, ठीक है। और अर्बन एरियाज में ज्यादा है, अर्बन एरियाज में ओबेसिटी ज्यादा है। क्यों अर्बन एरियाज में ओबेसिटी ज्यादा? नहीं तो लाइफस्टाइल तो अर्बन एरियाज में तो जिम भी तो होते हैं। जंक फूड, फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, और पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो खर्चा भी ज्यादा है। और हाँ, लाइफस्टाइल थोड़ी सी इंडिविजुअल और वेस्टर्न फॉलोड हो गई, वेस्टर्न लाइफस्टाइल हो गई। और जॉइंट फैमिली का इन्फ्लुएंस कम होता है, तो घर में तो जॉइंट फैमिली में तो खाना बन रहा है, सब खा रहे हैं। बाहर इंसान जाके काम करता है तो हर टाइम नहीं मिल पाता। लैक फिजिकल वर्ड, हिडन हंगर, बहुत बढ़िया। पैक्ड फूड आइटम्स, ठीक है। चलो, ओपन डिफिकेशन की बात करें तो आज भी 20% घरों में टॉयलेट्स नहीं है, आज भी 20%। एनएफएचएस 5 का डेटा है, लेटेस्ट डेटा है भैया। 25% हाउस होल्ड्स में टॉयलेट्स नहीं है। और ये मैंने कोई चैट जीपीटी से नहीं बनाया, मैं पहले कह देता हूँ। चैट जीपीटी तुम डालोगे ना, तुमको गलत सलग डेटा देगा। ये जो डेटा, ये पूरा 2 पेज का डेटा बनने में 2 दिन लगे हैं जिसने बनाया। और आज भी तुम लिख के ले लो, इतना डेटा अगर तुम चैट जीपीटी से बना लो तो, इतना एक्यूरेट सोर्सेस के साथ, ये कम से कम 40 से 50 सोर्सेस को रख के टीम ने बनाया है। ये तुम खुद ट्राई करके देख लेना, तुम्हें मेहनत का अंदाजा लग जाएगा। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 11% ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया स्टिल प्रैक्टिस ओपन डिफिकेशन। कोट्स की बात करें तो देखो, कोट्स तो तुमको ज्यादा रटने नहीं है, तो इतने सारे कोट क्यों दिए सर? ताकि जो पसंद आए वो रट लो। अब तुमको कुछ अगर अच्छा लगता है तो चूज कर लो अपने अपने कोट। योर बॉडी इज, ये तो चलो नहीं। द फर्स्ट वेल्थ इज हेल्थ, सबसे सिंपल। द फर्स्ट वेल्थ इज हेल्थ।
बुद्धा का लिख लो, हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट। चलो अब धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं तुम्हारा हेल्थ और न्यूट्रिशन। इस बार मैंने क्या किया है कि इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के साथ, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर प्रॉपर हमको तो बताओ इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के साथ, तो इस टॉपिक है, टॉपिक में इंट्रोडक्शन है, उसमें एक तरफ तो ये ऐसे की बॉडी है, देखो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तो सेम रहेगा, पहला सुख निरोगी का है, बहुत बढ़िया। जब तुम ऐसे लिखोगे या लॉन्ग आंसर में लिखोगे, दोनों में अगर हेल्थ पे सवाल आए तो इंट्रोडक्शन तुम ये सेम कॉमन यूज कर सकते हो, कंक्लूजन भी सेम कर सकते हो, लेकिन बॉडी अलग अलग हो जाएगी। तो मैं ऐसे वाली पढ़ूंगा, तुम लॉन्ग आंसर वाली में देखना, ये जो पैराग्राफ है ये पॉइंट में ऐसे कन्वर्ट होके आ सकता है सब हेडिंग के साथ। ये सब हेडिंग होती है बुलेट पॉइंट में, और ये पैराग्राफ्स होते हैं जिसमें स्विचिंग वर्ड यूज होते हैं। पैराग्राफ्स में क्या यूज होते हैं ऐसे में? स्विचिंग वर्ड। स्विचिंग वर्ड क्या होती है? स्विचिंग वर्ड क्या है? ये तुम्हारा टू बिगिन विद, मोर एवर, इन एडिशन टू। और पैराग्राफ और लॉन्ग आंसर में क्या यूज होता है स्विचिंग वर्ड की जगह? सब हेडिंग। सब हेडिंग कैसे? कार्ब डोमिनेंस, लो क्वालिटी का प्रोटीन। अभी सब हेडिंग कैसे बनाते हैं उसका अलग लेक्चर बनेगा, अलग प्रैक्टिस करेंगे, बट तुम सीख जाओगे, मुझे लगता है तुम लोग थोड़ा सा सिंसियर लोग हो। इंट्रोडक्शन की बात करें, टॉपिक क्या है? टॉपिक है न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। अगर मान लो टॉपिक आता है कि न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस एक इमर्जिंग क्राइसिस है इंडिया में, कमेंट। इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। तो ठीक है, ठीक है। तो कैसे शुरू करोगे इंट्रोडक्शन में, पहले तुम बताओ। तो इंट्रोडक्शन है तुम्हारे पास बना हुआ न्यूट्रिशनल बैलेंस पे, हाउ यू कैन स्टार्ट, बिना देखे कोशिश करोगे ज्यादा सही रहेगा। रिसेंट एमपी केस क्या हुआ अंजलि? रिसेंट एमपी केस क्या हुआ था नेगेटिव हेल्थ के मामले में? रिसेंट एमपी कुछ केस आया क्या? क्या क्या? अच्छा, मध्य प्रदेश वाली बात है क्या? मैं सोचा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, कफ सिरप केस, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल यूज कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में यूज करने से पहले मैं तुमको कह देता हूं, शुरू करते ही ये नेगेटिव इंट्रोडक्शन में दे सकते हो, पर इंट्रोडक्शन की पहली लाइन में मत देना। इंट्रोडक्शन में पहले शुरू करना, इंपोर्टेंस बताना, न्यूट्रिशनल इंपोर्टेंस, फिर लास्ट में बोल देना स्टिल देयर आर सम चैलेंजेस लाइक रिसेंट केस ऑफ दिस, बट व्हाई दे एग्जिस्ट, ये केस क्यों हुआ, फिर उसके कारण बताते जाओ। तो स्टार्ट तुम डेटा से तुम कर, ये तुमने जो बताया एमपी वाला कर सकते हो, बट उससे भी पहले मुझे एक लाइन चाहिए अच्छी, बताओ। हाँ, एसएमएस में केस हुआ था, इन इंडिया डाइट्स आर इंक्रीजिंगली सैचुरेटेड विद रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लीविंग क्रिटिकल गैप्स इन प्रोटीन, हेल्दी फैट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। द न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, ये लाइन भी लिख सकते हो तुम, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस इज अ साइलेंट ड्राइवर ऑफ राइजिंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीज सच एज डायबिटीज, ओबेसिटी और कार्डियोवास्कुलर। मैं यकीन करता हूं कि इससे बढ़िया है तुम इंट्रोडक्शन तुम भी बना सकते हो। बना सकता है कोई? जल्दी बताइए अब। Yes, after 78 years of independence, India has still seen a surge in per capita income, also great advancement, but still lacking behind in nutritional balanced diet, focusing only on carbs. For example, recent MP वाला जो केस हुआ उसमें न्यूट्रिशनल अभी भी कम है, या ओबेसिटी वाला डेटा तुम इसमें यूज कर सकते हो, इतना डेटा पढ़ा ना बनने। सरप्राइजिंगली इंडिया फेसेस अ ट्विन चैलेंज ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, बहुत बढ़िया। ये तो एक मॉडल इंट्रोडक्शन है, तुम इससे भी अच्छा बना सकते हो। इतनी चीजें तुमको मैंने सिखाई है, कॉन्ट्रास्ट, अपोजिटिव, जरूरत है थोड़ी मेहनत की। चलो अब तुम कैसे शुरू, अब तुमने इंट्रोडक्शन में बता दिया, इंट्रोडक्शन में तुमने सेट कर दिया कि न्यूट्रिशन एम्बुलेंस एक जो है चैलेंज बनता आ रहा है, तो कैसे शुरू करोगे? टू बिगिन विथ, पहली लाइन ही क्या डालोगे? टू बिगिन विथ इंडियन डाइट्स रिमेन कार्ब हैवी, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे ज्यादा होते हैं, विद ओवर 60% ऑफ द कैलोरीज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या है? आर्ग्यूमेंट। ये क्या है? पहले बता चुका हूं, हर पैराग्राफ में, हर पैराग्राफ में आर्ग्यूमेंट, रीजनिंग और एग्जाम्पल, ये तीन से बना होता है। ये आर्ग्यूमेंट है, इसका रीजनिंग है, और इसका एग्जाम्पल है। क्लियर? अब बोलोगे सर ये तो वर्ड लिमिट ही क्रॉस हो जाएगी, नहीं होगी, क्योंकि हर किसी में तुम्हें एग्जाम्पल याद नहीं आएगा, हर किसी में रीजनिंग याद नहीं आएगी।
और जरूरी थोड़ी है कि तुम 8 के 8 पैराग्राफ सोच लो, 6 बना दो। तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहते हैं और इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, या ग्लूकोज स्ट्रेस और मेटाबॉलिक स्ट्रेन आ जाता है। आईएसएमआर की रिसेंट स्टडी के हिसाब से 62% जो तुम्हारी इंडियंस की कैलोरीज होती है वो किससे आती हैं, कार्ब से। किससे आती हैं? सेम पॉइंट, सेम वर्डिंग मैंने बुलेट पॉइंट में कैसे लिखी, सब हेडिंग डाली कार्ब डोमिनेंस। अब सर सब हेडिंग कैसे डालेंगे, क्या वर्ड चूज किया जाएगा? जो मेन पॉइंट है तुम्हारा, कि अगर मैंने पूरा पॉइंट हटा दिया और वो 2 शब्द लिख दिए तो बिना पूरा पॉइंट पढ़े एग्जामिनर समझ जाए, वो होता है मेन कीवर्ड। कि अगर मैंने ये हटा दिया, सिर्फ लिख दिया कार्ब डोमिनेंस, तो एक समझदार आदमी व्यक्ति समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हो। वो होता है सब हेडिंग। जैसे लो क्वालिटी कार्ब्स, अब मुझे पूरा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बट आंसर इसलिए मैं कर रहा हूं। बट मैं अगर इतना भी लिख दूंगा तो एग्जामिनर समझ जाए कि मैं क्या लिखने वाला हूं। वो होता है सब हेडिंग, मेन टॉपिक। तो कार्ब डोमिनेंस है, वही सेम डेटा। मोरेवर क्या यूज किया मैंने, मोरेवर, ये होता है स्विचिंग वर्ड। और तो और ये जो भी कार्ब्स होते हैं ये कहां से आते हैं, कहां से आते हैं? देखो तुम तेज नहीं बोलोगे तो फिर मैं ऑनलाइन वालों को पढ़ाऊं, क्योंकि मेरे को तो चाहिए पार्टिसिपेशन। एक एक स्टूडेंट यहाँ पे तेज बोले, मैं उस पर फोकस करूंगा जो ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है। इंडिया द कंट्री वेयर पीपल टेक प्राइड ऑफ 56 भोग लैक्स बिहाइंड इन होलिस्टिक न्यूट्रिशनल टेक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गरिमा। आयुष ने भी बहुत अच्छा लिखा है। ग्रीन रिवोल्यूशन तुमने बताया, भारत ने भी लिखा है भी अभी। इवन आफ्टर द ग्रीन एंड एवरग्रीन रिवोल्यूशन, ग्रीन भी और एवरग्रीन भी, इंडिया स्टिल फेसेस एन इम्बैलेंस ऑफ डाइटरी न्यूट्रिशन लीडिंग टू हेल्थ कॉम्प्रोमाइज जनरेशन। प्रॉपर गवर्नमेंट इंटरवेंशन सोशल अवेयरनेस विल काउंटर दिस इशू। बट ठीक है, ये सोल्यूशन मत बताओ इंट्रोडक्शन में, सीधे पहले चैलेंजेस बताओ। आनंद लिख रहा है संडे हो या मंडे रोज खाओ वनडे। क्या इससे शुरू करोगे? तुमको फिर क्या मिलेंगे एग्जाम में? अंडे। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप। तो बहुत सारे कार्ब्स रिफाइंड ग्रेन और शुगर से आते हैं। और रिफाइंड ग्रेन में क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है रिफाइंड ग्रेन में? फाइबर न्यूट्रिशन नहीं होते। इससे क्या हो जाता है, अब इससे क्या हो जाता है, या तो रीजनिंग में मतलब क्या है, रीजनिंग का मतलब या तो तुम इसका कारण बता दो और इसका कॉन्सिक्वेंस बता दो, जस्टिफाई कर दो। इससे और क्या होगा, इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़, इंसुलिन रेसिस्टेंस मतलब, और तुम्हारे शुगर वगैरह की दिक्कत बढ़नी चालू हो जाती है, और स्पेशली वुमेन में। और इसके लिए भी इन्होंने एग्जाम्पल बता दिया कि आईएससीआर की स्टडी ये बताती है कि बहुत सारे स्टेट्स में शुगर गाइडलाइन एक्सीड हो गई है। इसे कहते हैं स्मार्ट। क्यों? ये तो हमें नॉलेज है कि बहुत सारे स्टेट्स में शुगर गाइडलाइंस फॉलो नहीं होती। तुमको अगर एक्यूरेट डेटा याद नहीं हो, बट तुमको अगर नाम याद हो आईसीएमआर, तो तुम लिख दो। अगर एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर स्टडी, फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, majority of the population are still lagging behind in taking intake of fiber and nutrition। गैस है, गैस है। मैंने एक्यूरेट डेटा नहीं लिखा, बट समथिंग इज बेटर देन, मैं एग्जाम्पल लिखू ही नहीं और मैं गैस मार दूं, और गैस तो सही है। ये मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स आर नॉट फॉलोइंग हेल्थ गाइडलाइंस, आईसीएमआर की स्टडी। और आईसीएमआर हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी का भी तुम नाम लिख सकते हो। समझे? तुम कुछ कह रहे थे। ब्राउन राइस, हाँ आईसीएमआर के स्टडी के हिसाब से व्हाइट राइस जो लोग ज्यादा खाते हैं, जबकि ब्राउन राइस का कंजप्शन फायदेमंद है। बट उसके लिए भी अलग 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 स्टडीज है। कोई कहता है कि व्हाइट राइस ही सूट करता है अपने को, ब्राउन राइस नहीं करता है। तो अलग अलग है। फिर आगे क्या लिखोगे, इन एडिशन प्रोटीन इंटेक इज क्रिटिकली लो। फिर एक और दिक्कत क्या है, प्रोटीन इंटेक भी हमारे कम है। प्रोटीन कितना होता है हमारी पूरी कैलोरी का, 12% पूरे डाइट का। तो बॉडी में प्रोटीन नहीं होगा तो टिश्यू रिपेयर नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म रेगुलेट नहीं हो पाएगा। फिर इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ओवरऑल बॉडी न्यूट्रिशन या प्रोटीन डिफिशिएंट हो जाएगी। अब इसमें तुम्हें एग्जांपल याद नहीं आ रहा तो क्या लिखोगे, कुछ नहीं, बस इतना लिख दो कि नेशन वाइड जो सर्वे है, या तुम जबरदस्ती नाम लिख दो एनएफएचएस। एनएफएचएस के हिसाब से प्रोटीन लेवल्स डाइट्स में अभी भी रिकमेंडेड लेवल से कम है, जो कि कॉमन सेंस है, कमी है। अब एग्जैक्टली थोड़ी बताया तुमने कितना कम है, बट तुमने नाम
इसका एनएफएचएस का लेके और रिकमेंडेड लेवल से कम बता के ये बोल दिया एग्जामिनर को कि भाई मैं पूरा स्मार्ट नहीं हूं तो थोड़ा बहुत तो हूं, धौड़ नहीं हूं। डाइवर्सिफाइड प्रोटीन सोर्सेज नहीं है, बिल्कुल। अब ये साथ के साथ कुछ ये सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट है ये, बस उसको शॉर्ट करके बुलेट पॉइंट में बताया गया। एट द सेम टाइम दिस इम्बैलेंस डिसएप्रोप्रिएटली अफेक्ट्स द वुमेन्स हेल्थ। डिसएप्रोप्रिएट अफेक्ट होता है किस पे? अब वुमेन वाला पॉइंट आ गया, तो वुमेन पे क्या इफेक्ट हो रहा है? वुमेन रिक्वायर हायर न्यूट्रिएंट रिजर्व फॉर रिप्रोडक्शन, लैक्टेशन एंड बोन हेल्थ, क्योंकि वुमेन के लिए उल्टा वुमेन को तो ज्यादा चाहिए होता है, तो वुमेन को तो और कम मिल रहा है, ठीक है। न्यूट्रिएंट रिजर्व फॉर रिप्रोडक्शन, लैक्टेशन, बोन हेल्थ। व्हेन फेज्ड विद कार्ब डोमिनेंस दे आर मोर वल्नरेबल टू एनीमिया, हार्मोनल डिसऑर्डर एंड मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन। अब जरूरी नहीं मैंने इसमें एग्जांपल लिखा, और तुम तब भी लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू वुमेन सेंट्रिक एनजीओ सर्वे, वुमेन आर लैगिंग बिहाइंड इन न्यूट्रिशनल डाइट। ये एनेमिक वाला डाल दो, इसमें तो डेटा तुमको पता ही है। एनेमिक का क्या डेटा है? एनेमिक का 57% ऑफ द वुमेन आर एनोमिक, एनोमिक का डेटा है ये। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का डाल दो, क्या था डेटा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का? 93 पर लाख। और इन्फेंट का क्या था? 27,000। 27 डिवाइडेड अपॉन 1000, हर 1000 में से 27 इन्फेंट की डेथ हो रही है। इक्वली इंपॉर्टेंट डाइटरी शिफ्ट इंटरेक्ट्स विद सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो अभी बात हुई थी अर्बन एरियाज में। सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब बैठे रहना, वर्कलोड ज्यादा हो, ऑफिस वर्क ज्यादा हो, जिसमें अर्बन वुमेन, अब ये आर्ग्यूमेंट है, समझ रहे हो? ये आर्ग्यूमेंट है। इसकी रीजनिंग क्या है कि यस ऐसा होता है, अर्बन वुमेन जिनकी ऑफिस जॉब होती है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, तो उनको और ऐसा थ्रेट फेस करना पड़ सकता है। जिसमें तुम हार्ट रिस्क वाला डेटा बता दो, क्या बताओगे कि अकॉर्डिंग टू एनएफएचएस या अकॉर्डिंग टू रिसेंट सर्वेस हार्ट रिस्क आर इंक्रीजिंग। अब मैंने एग्जैक्ट बताया कितना इंक्रीज हो रहा है, बट तुमने एक एग्जैक्ट डेटा नहीं बता के एक आइडिया दे दिया एग्जामिनर को कि मुझे पता है कि ये बढ़ रहे हैं, मैं एक अवेयर सिटीजन हूं। हार्ट डिसीज का एग्जैक्ट अगर पता हो तो लिख लो, बट बिल्कुल खाली छोड़ने से तो अच्छा है कुछ तो लिखो। अगर तुम ये भी बता दोगे ना एग्जामिनर को, भाई ये सर्वे निकालता है, उस ये इंस्टीट्यूट ने सर्वे निकाला है, एनएफएचएस ने, सर्वे में क्या बताया ये नहीं पता, बट इसने इतना बोला कि हार्ट डिसीज बढ़ रही है, तो भी एग्जामिनर खुश है, तो भी एग्जामिनर खुश है। चलो, फर्दर मोर नेशनल गाइडलाइंस आर अटेम्प्टिंग टू करेक्ट द इम्बैलेंस। फिर अब यहाँ पे क्या है कि ऊपर तक इन्हें बता दिया चैलेंज, जब 4 पैराग्राफ में इन्होंने बता दिए चैलेंज, अब यहाँ पे इन्होंने बता दी गवर्नमेंट इनिशिएटिव, इन्हों पे बता दी सॉल्यूशन। ऐसे ही करना होता है, अगर ऐसी न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस पे है तो पूरे के पूरे पैराग्राफ आप प्रॉब्लम थोड़ी बताओगे, प्रॉब्लम बता दो, गवर्नमेंट इनिशिएटिव बता दो एक में, और चैलेंज बता दो। अब गवर्नमेंट स्कीम में तुम 17 पॉइंट डाइटरी एडवाइस की जगह और भी लिख सकते हो। फसाई का अपने वो होता है ट्रांसफैट्स को लेकर, कौन सा कैंपेन होता है वो, ट्रांसफैट को लेकर फसाई का कैंपेन है पूरा। हाँ, मिलिट प्रोग्राम है इंडिया का, और पोषण पखवाड़ा, वेरी गुड। और कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम है बेटा? आंगनवाड़ी, ईट राइट, यस यस, दिस इज द कैंपेन ऑफ फसाई, ईट राइट। इसमें ट्रांसफैट के प्रति अवेयरनेस फैलाई जा रही है, ट्रांसफैट के अगेंस्ट। मिड डे मील, फोर्टिफिकेशन बहुत बढ़िया, राइस फोर्टिफिकेशन, पोषण स्कीम, तो इससे अच्छा पॉइंट तो तुमने बता दिया। इसमें तुम लिखो फर्दर मोर गवर्नमेंट इज अटेम्प्टिंग टू सॉल्व द इशू, टू एड्रेस द इशू बाय द स्कीम्स सच एज, यही जो तुमने बताई इतनी, फोर्टिफिकेशन, पोषण, मिड डे मील, ये मिलेट वाला और ईट राइट वाला, हो गया ना। एक ही पैराग्राफ में तुमने, अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्कीम का अलग अलग पैराग्राफ बनाओ, मेक वन पैराग्राफ ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, खत्म। फिर गवर्नमेंट स्कीम के अलावा भी क्या और सोल्यूशन चाहिए, 2 पैराग्राफ बता दो इन पैरेलल। इसके अलावा इन पैरेलल एक बहुत अच्छा कीवर्ड है, ये बताता है कि ये तो चल ही रहा है, इसके अलावा और क्या करना चाहिए। फूड पॉलिसी एंड सब्सिडी रिफॉर्म्स मस्ट शिफ्ट फ्रॉम सीरियल्स टू पल्सेस, मिलेट्स, लीगम्स, न्यूट्रिशनल डेंस फूड्स। और ये कैसे होगा? सब्सिडीज, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और फोर्टिफिकेशन स्कीम्स के जरिए। और इसमें तुम क्या डालोगे? सब हेडिंग पॉलिसी रिफॉर्म, या इसमें डालोगे गवर्नमेंट स्कीम्स सब हेडिंग में, ठीक है।
चलो फिर फाइनली कंज्यूमर अवेयरनेस। अवेयरनेस हमेशा सबसे लास्ट में। अवेयरनेस का पॉइंट जो लोग सॉल्यूशन में डालते हैं, कभी भी अवेयरनेस सबसे शुरू में मत बोलना। अवेयरनेस बहुत लिखा जाने वाला शब्द हो गया। आप सॉल्यूशन में जब कुछ भी याद नहीं है तो लिख देते हैं अवेयरनेस बढ़ो। अवेयरनेस के साथ और भी चीजें, अवेयरनेस, कंज्यूमर अवेयरनेस और बिहेवियरल चेंज आर फाउंडेशनल। Educating households, especially women, to manage rice and roti portions or protein, reduce refined sugars can turn things around. ये क्या है? Can turn things around, idiom. Can turn things around, metaphorical हो गया। और इसमें तुम पॉइंट में लिख सकते हो सेम इसको, बिहेवियरल शिफ्ट। कैसा शिफ्ट? और उसी को फिर ऐसे लिख दो। आप किस किस को समझ में आ गया कि स्विचिंग वर्ड ऐसे में यूज करते हैं और सब हेडिंग लॉन्ग आंसर में यूज करते हैं, क्या फर्क है? थोड़ा आज क्लियर हुआ होगा। देखो मैं डायरेक्ट पहले दिन भी बता देता, बट पहले दिन जब तक मैं तुमको ये नहीं सिखाता कि अपोजिटिव कैसे लिखते हैं, पॉइंट्स कैसे लिखते हैं, एआरई क्या होता है, तो तुम इसको भूल जाते। ये स्पून फीडिंग है, फिर तुम कभी भी इसको यूज नहीं कर पाते। समझ रहे हो? तो अब आगे ऐसे ही पढ़ेंगे, टेंशन मतलब। पर ये अप्रोच सही है ना, ऐसे के साथ लॉन्ग आंसर भी हो गया तुम्हारा, तो अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब कंक्लूजन क्या होगा? अब कंक्लूजन तुम ये वाला पढ़ो, इससे बड़े कोशिश करो कि तुम खुद अपना बनाओ। बताओ बेटा इसका कंक्लूजन न्यूट्रिशन इम्बैलेंस का क्या हो सकता है? इसमें यूज करो एलिट्रेशन, कॉन्ट्रास्ट यूज करो, एलिट्रेशन यूज करो, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बताओ, मेटाफोरिकल बताओ कुछ। जल्दी बताओ, टाइम हो रहा है, फिर 11 बज जाएंगे। कोई नहीं सोच पा रहा। अरे विकसित भारत, अमृतकाल, राम राज्य, इतनी चीजें अपन ने पढ़ी थी, उससे लिंक करो ना, ग्रैंड कंक्लूजन दो। विश्व गुरु, ये तो तुमने सॉल्यूशन को समअप कर दिया ना। कंक्लूजन में सॉल्यूशन तो तुम बता चुके हो। अगर तुम सॉल्यूशन ऊपर बता चुके हो तो कंक्लूजन में सॉल्यूशन मत बताओ, कंक्लूजन में कुछ मेटाफोरिकल अच्छा सा कुछ बताओ। सर कब नीड्स, चैलेंजेस, सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, टॉपिक टाइप से डिपेंड हो जाता है। हाँ, hence we can say that India is moving towards Viksit Bharat, but a lot more needs to be done to have a safe, secure and healthy future. बहुत बढ़िया। हेल्थी, हाइजीनिक और एक और बता दो, हैप्पी। अंजलि ने जैसे यूज किया सेफ, सिक्योर, हेल्थी, उसको बेटर किया जा सकता है हेल्थी, हाइजीनिक और हैप्पी नेशन। ये हुआ ना कंक्लूजन कि इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स विकसित भारत, बट a lot needs to be done to have a healthy, happy and hygienic nation। अब बताओ कहां दिक्कत आई? ये होता है कंक्लूजन। सॉल्यूशन तुम बता चुके हो ऊपर, अब उसमें सॉल्यूशन मत डालो कि ये अब गवर्नमेंट स्कीम और ये सब ये होना चाहिए, नहीं, कुछ अच्छा सा सुनने में लगे। बाकी लोगों ने भी लिखा है, रिफॉर्म इन द न्यूट्रिशनल फ्रेमवर्क इज इन द नीड ऑफ द आवर इन ऑर्डर टू बिल्ड अ सेफ, सिक्योर, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। बहुत बढ़िया। In conclusion, over dependence on carbohydrates should be discovered. Balanced protein-rich diet should be encouraged. Government policies schemes should be in line with the balanced diet. चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक। चलो ऑफलाइन वाले कैसे ढीले पड़ रहे हैं आज? Swami Vivekananda, every human being is responsible for his own health and disease. So every human should be conscious towards their health to contribute to the country and to to help for the channelization of demographic dividend to make India the largest GDP by 2047 as reported by some NRI. ठीक, बेटर। चलो, मैटरनल एनीमिया रिडक्शन कैंपेन। अब एनीमिया के ऊपर क्या होता है कि बहुत सारा करंट अफेयर आ गया, स्टैटिक आ गया, तो एनीमिया के ऊपर सवाल आ सकता है। तो एनीमिया पे अगर आ जाए, पर्टिकुलरली एनीमिया कैंपेन्स में आ जाए कि क्यों नहीं, इतने कैंपेन्स, इतनी चीजें होने के बावजूद भी कम क्यों नहीं हो रहा, तो एनीमिया में कैसे शुरुआत करोगे? इंट्रोडक्शन बताओ। तो एनीमिया, अ डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन प्रेग्नेंट वुमेन, इज ए प्रेसिंग पब्लिक हेल्थ इशू। कैसा इशू है? प्रेसिंग पब्लिक हेल्थ इशू इन India that jeopardizes both mother and child। ठीक है,
persistent anemia leads to obstetric complications, low birth weight and long term development deficits. बता दिया तुमने इंट्रोडक्शन में, पहले बता दिया कि बहुत बड़ा इशू है, क्रिएट कर दिया माहौल, भौकाल बना दिया, समझे? फिर अब यू हैव टू राइट द कॉजेज, यू हैव टू राइट द टॉप कॉजेज. चलो बेटा दीक्षा, मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग से करवाऊंगा तो फिर ये टॉपिक नहीं होंगे, या तो फिर मुझे ब्रेनस्टॉर्मिंग कराने दो, ये मुझे मॉडल आंसर कराने दो, मैं मिक्सचर ही ले सकता हूँ. अब मैं जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करा था ना, तो कुछ बच्चे बोल रहे थे सर मॉडल आंसर दो, मॉडल आंसर दो. तो अब थोड़ा मिक्स लेके चलते हैं ताकि सबको हेल्प हो जाए. चलो अब मुझे कारण बताते चलो फटाफट फटाफट. ऊपर अब तुमको फॉर्मेट तो समझ में आ ही गया. अब बता दो एनीमिया क्या दिक्कत आ रही है, एनीमिया में क्या क्या लिखोगे, क्यों आ रहा है एनीमिया, एनीमिक क्यों है, फटाफट फटाफट बताते जाओ. बताओ भाई. इसमें शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत में पॉजिटिव पॉइंट से हुआ कि एनीमिया मुक्त भारत गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, इसमें इतने मिलियन जो है लोगों तक पहुंचाया गया, एनीमिया कम भी हुआ, बहुत सारी चीजें प्रमोट भी हुई. मोरेवर इसमें और एक और पॉजिटिव पॉइंट बता दिया गया कि प्रोजेक्ट अम्मा भी लॉन्च हुआ उत्तर प्रदेश में मैटरनल एनीमिया को कॉम्बैट करने के लिए. अभी तुम्हारे ऊपर है, तुम पॉजिटिव एक रख के बाकी नेगेटिव स्टार्ट कर दो. अभी पॉजिटिव पॉजिटिव रखा जा रहा है. इन एडिशन बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग इनिशिएटिव भी आ रहे हैं एट द सेम टाइम. अब यहाँ पे इन्होंने 3 पॉजिटिव बता के फिर क्या कर दिया, नेगेटिव. क्योंकि टॉपिक में ये नहीं बोला था कि सिर्फ कारण कारण बताओ या एनीमिया कैंपेन फेल क्यों हो रहा है ये बताओ. सिर्फ टॉपिक का नाम था एनेमिक इम्बैलेंस या एनेमिक एज इमर्जिंग क्राइसिस. उसमें इन्होंने 3 पॉजिटिव डाल दिए. तुम एक ही पॉजिटिव डाल के नेगेटिव स्टार्ट कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर. 3 करके अगर करते हो तो तुम फिर पॉजिटिव क्या लिखोगे कि ये सब तो ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च हो रही है, अन्न ये वाला यूपी में लॉन्च हो रहा है, बट अपटेक एंड कंप्लायंस रिमेन्स लो. कितना छोटा सा आर्ग्यूमेंट है. मैंने देखा पैराग्राफ में लोग जो फर्स्ट लाइन है वो बहुत बड़ी लिख दे रहे हैं, जबकि मैं हमेशा से कहता हूं पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है, जो आर्गुमेंट है, वो 6 से 4 शब्दों का होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल. क्या तुम कहना चाहते हो पैराग्राफ में? हम ये कहना चाहते हैं अपटेक और कंप्लायंस लो है, दैट्स इट. अब तुम आगे मत पढ़ो चाहे पैराग्राफ, बट हमने अपनी बात कह दी. अब एग्जामिनर पढ़ेगा ये सोच के कितना शॉर्ट एंड स्वीट आर्ग्यूमेंट दिया है, इसके पीछे जस्टिफिकेशन क्या है. इसमें जस्टिफिकेशन क्या है कि यूपी में ओनली 22% ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन एडेड टू आईएफए, जो इसका एनीमिया की गाइडलाइंस है, उनको ये फॉलो करते हैं. तुम यूपी के अलावा कुछ और एग्जांपल दे दो. कुछ डेटा याद नहीं हो तो यूं ही बोल दो एनएफएचएस के सर्वे के हिसाब से या 57% ऑफ द वुमेन आर स्टिल एनेमिक. इक्वली इंपॉर्टेंट, इंट्रावेनस आयरन थेरेपी इज बीइंग अडॉप्टेड इन केसेस वेयर ओरल आईएफए फेल्स. ठीक है. फिर एआई की बात कर दी, फिर पैरेलली ये बात कर दी क्या क्या होना चाहिए, है ना. यहाँ पे इन्होंने सोल्यूशन बता दिया. तो इन्होंने क्या बताया पैराग्राफ में, अगर तुम ध्यान से देखो तो 3 पॉजिटिव बता दिए, क्या क्या कमी है ये बता दिया, और सॉल्यूशन में बता दिया. ये पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी, तुमको दे भी दी, तुम पढ़ लेना. बट मुझे इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग चाहिए कि अगर मैं सॉल्यूशन बात करूं तो सॉल्यूशन में इन्होंने बोला 2 सॉल्यूशन इन्होंने बताए. एक तो डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट इन पेरिफेरल सेंटर्स, और दूसरा मल्टी सेक्टरल कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट. ये एग्जेक्टिव है. मल्टी सेक्टरल कैसा एंगेजमेंट, होलिस्टिक एंड मल्टी सेक्टरल. और क्या सॉल्यूशन लिखे जा सकते हैं तुम बताओ. इनके अलावा अगर सॉल्यूशन और क्या हो सकते हैं एनेमिक सॉल्व करने के? मॉडर्न डायग्नोस्टिक्स और तेज बोलो. और और टारगेटेड ड्रग डिलीवरी बहुत बढ़िया. और डाइवर्सिफाइंग द पीडीएस सिस्टम, हेल्थ सेंट्रिक बजट बहुत बढ़िया. आनंद लिख सकते हो सॉल्यूशन, दिक्कत नहीं है. अब कंक्लूजन क्या होगा ये बताओ. अगर तुम्हें एनेमी क्या कंक्लूजन करना हो इसका, तो कंक्लूजन में क्या लिखोगे? जैसे इसमें तो कंक्लूजन में इन्होंने लिखा है कि रिड्यूसिंग एनीमिया इज इसेंशियल फॉर सेफगार्डिंग मैटरनल एंड नियोनेटल हेल्थ, while programs such as Anemia Mukt Bharat and Project Amma use mark positive strides, but challenges still there. Challenges अभी भी है, low compliance, infrastructure coordination. मतलब ये कंक्लूजन सम अप करते हुए कि अगर कुछ भी याद नहीं आए तो जो भी लिखा उसको सम अप कर दो.
कि ये कैंपेन है, बट स्टिल अभी भी कुछ चैलेंज है, तो सोल्यूशन क्या होगा? पॉलिटिकल विल, डिजिटल इनोवेशन और फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर से ही सोल्यूशन हो पाएगा। तो इसने समअप कर दिया। कुछ कंक्लूजन ऐसे भी होते हैं, इसमें आपने फटाफट एक लाइन में स्कीम बता दी, एक लाइन में चैलेंज बता दिया और एक लाइन में सोल्यूशन बता दी। बट मैं मानता हूं इससे भी बेटर कंक्लूजन हो सकता है। आप ग्रैंड वर्ड्स, मेटाफोरिकल टर्म्स यूज करके यूज कर सकते हो। कैसे? इससे अच्छा कंक्लूजन क्या हो सकता है बताओ? बहुत बढ़िया, मच बेटर। और अरे एक ही ऐसे लिखना है ना, तो एक ऐसे में तो तुम एक कीवर्ड यूज कर सकते हो, बाकी दो लॉन्ग आंसर में कुछ और यूज कर लेना, ये लॉन्ग आंसर में यूज कर लेना। और अच्छा सा कंक्लूजन बना के दो, ऐसे ग्रैंड लगे। कंक्लूसिवली, फेसिंग एनीमिया इज द नीड ऑफ द आवर टू एड्रेस बिल्डिंग टुवर्ड्स अ सेफ, सिक्योर, सस्टेनेबल विकसित भारत। और सर बेस्ट क्या होता है, समअप करें या मोर पॉजिटिव नेगेटिव अप्रोच के साथ? बेटा दोनों, ऐसे कोई रूल नहीं है कि आप समअप नहीं कर सकते। समअप इज अ गुड थिंग, आप समअप कर दोगे तो वो भी कंक्लूजन ही होता है। बट मैं ये कहता हूं कि चेस द एक्सीलेंस। होता है ना कि सन को चेस करो तो स्टार्स तक तो पहुंच ही जाओगे, चेस द सन सो दैट यू कैन लैंड ऑन स्टार्स। तो बेस्ट चूज करो एक्सीलेंस। अगर लगे एग्जाम में कि वो नहीं आ पा रहे हैं, कंक्लूजन मेटाफोरिकल विकसित भारत नहीं बन पा रहा, या ऑलरेडी यूज में ले लिया है एक ऐसे में और लॉन्ग आंसर में, तो जो तीसरा लॉन्ग आंसर जो बच रहा है दूसरा वाला, उसमें फिर समअप कर दो। समअप लास्ट में जाके जब लगे कंक्लूजन नहीं बन पा रहा तब करना है, उससे पहले ग्रैंड बनाओ। अच्छा, मेटाफोरिकल यूज में लो, ईडियम्स यूज में लो, कोट्स यूज में लो। अब इतने सारे कोट्स बनाए, कोई यूज ही नहीं कर रहा। वेल्थ इज द हेल्थ इज द फर्स्ट वेल्थ। अब तुमको याद नहीं है किसने बोला, तो तुम एनोनिमस करके छोड़ दो या लिख दो बुद्धा। सर बुद्धा ने कब बोला? तो एग्जामिनर को कौन सा पता है कि बुद्धा ने बोला है? इतनी किताबें, इतने स्क्रिप्चर्स हैं, हेल्थ की बात तो बुद्धा करते ही थे। या कुछ और बोल दो, कोई भी हेल्थ इन्फ्लुएंसर का नाम ले लो जो फेमस हो। पीएम मोदी। पीएम मोदी ने तो मन की बात में, स्पीच में कितना बोला होगा हेल्थ के ऊपर, योगा पे, योगा डे में। लिख दो पीएम मोदी, हेल्थ इज द फर्स्ट वेल्थ। वो चेक करेगा तुम्हारा एग्जामिनर जाके, पीएम मोदी ने बोला था क्या? एक एक स्पीच देखने बैठेगा। कोट्स बेटर फॉर इंट्रो, कंक्लूजन। कोट्स आर बेटर फॉर इंट्रो, बट इंट्रो में आपने लिखा तो कंक्लूजन में आप यूज कर सकते हो। हेल्थ इज वेल्थ। इन कंक्लूजन we can say that a nation where women and children suffer from anemia is like a garden of flowers deprived of sunlight. बहुत बढ़िया। They exist but they do not bloom. ठीक है, ठीक है बेटा वैभव। Concludingly, significant steps has hurdled the face of anemia, but proactive, persistent and prolonged steps are essential. बहुत बड़ा इलिट्रेशन है, ये तुम यूज कर सकते हो। एक तो तुम हेल्थ वाले में हेल्थी, हाइजीनिक और हैप्पी यूज कर सकते हो, या फिर किसी भी ऐसे के किसी भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में अगर तुमको कंक्लूजन में लिटरेशन याद नहीं आ रहा हो, तो मैंने तब भी तुमको बताया था पीस, प्रॉस्पेरिटी और पावरफुल, ये भी तुम यूज नहीं कर पा रहे हो, दिमाग चल ही नहीं रहा है तुम लोगों का। तुम बोलो ना, कंक्लूजन बनाओ। अब जैसे इन्होंने, आयुष ने बनाया है कि एनीमिया हम ठीक कर देंगे, ये बीमारी हम ठीक कर देंगे, तो वी विल हैव अ, कौन से स्टेप्स हमको लेने पड़ेंगे इसके लिए? प्रोएक्टिव, परसिस्टेंट और प्रोलॉन्ज्ड। क्या याद करना है? बस तीन तीन शब्द तो याद करने, कितनी चार पांच बता चुका हूं, लिख लो। सुनने में अच्छा लगेगा ना कंक्लूजन में, प्रोएक्टिव, परसिस्टेंट और प्रोलॉन्ज्ड स्टेप्स आर इसेंशियल फॉर हेल्दी भारत। नो, इट इज नॉट राइट टू रॉन्ग डेटा। डेटा रॉन्ग कभी नहीं लिखना है, मैंने तो कभी बोला ही नहीं डेटा रॉन्ग लिखना है। डेटा हमेशा राइट लिखो। डेटा किसने दिया वो तुम चेंज कर सकते हो। डेटा तुम्हारे पास एनीमिया का राइट है, बट तुमको ये नहीं पता एनएफएचएस ने बोला या आईसीएमआर ने बोला, तो कोई सा भी यूज कर सकते हो। एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि बोला किसने। डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेट भी नहीं तो अप्रोक्सीमेट होना चाहिए। 57 नहीं बोल पाओ तो बोल दो कि मोर देन 50% ऑफ द वुमेन या मेजोरिटी ऑफ द वुमेन एनेमिक इफेक्टेड है। समझे? चलो, फूड एडल्ट्रेशन। फूड एडल्ट्रेशन थोड़ा न्यूज में रहता ही है। क्या होता है फूड एडल्ट्रेशन? क्या होता है फूड एडल्ट्रेशन? मिलावट।
आजकल बहुत मिलावटें पकड़ी जाती हैं घी में। दिवाली भी आ गई अब देखना मिठाइयों में। मैं तो राजस्थानी हूँ, मेरे को तो मिठाइयाँ ऐसे पसंद है, पर मैंने दिल्ली की मिठाई नहीं खाई कभी। मेरे को पता है यहाँ पे मामला, और फील भी नहीं आता यहाँ की मिठाइयों में। वो जो जैसे मिश्री मावा, हाँ पनीर वाला तो फेमस ही हुआ था। वो कौन सा टेस्ट था? हाँ, आयोडीन टेस्ट। चलो, अब मान लो फूड एडल्ट्रेशन पे सवाल आ जाए कि फूड एडल्ट्रेशन एंड फूड सेफ्टी पे अगर तुम्हारा टॉपिक आ जाए, कैसे भी आ जाए इर्द गिर्द करके, मेन टॉपिक अगर फूड सेफ्टी फूड एडल्ट्रेशन हो, तो कैसे स्टार्ट करोगे बेटा? कैसे स्टार्ट करोगे? फूड सेफ्टी इज अ फंडामेंटल डायमेंशन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड ट्रस्ट। फूड सेफ्टी इज अ फंडामेंटल डायमेंशन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड ट्रस्ट। एडल्ट्रेशन क्या होता है? मिक्सिंग और सब्स्टिट्यूटिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस। उससे क्या होता है? न्यूट्रिशन, हेल्थ और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। रिसेंट इंसिडेंट, अब तुम बता सकते हो पनीर वाला, आयोडीन वाला, या फिर जो भी तुम्हारे हेल्थ से रिलेटेड डेटा है। पर पहले तुमने आर्ग्यूमेंट लिखना, शुरू में मत बोल देना रिसेंटली पनीर में ये देखा। पहले ही बोलो कि ये फूड सेफ्टी इज द कॉर्नर स्टोन बोलो, या फूड सेफ्टी इज द फाउंडेशनल पिलर ऑफ पब्लिक हेल्थ, ऐसे करके बोलो। कोटे बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं कोटेशन, क्यों नहीं कर सकते? अब ये तुमने समझा दिया कि एडल्ट्रेशन क्या होता है। अब तुम बताओगे कि क्यों है, एडल्ट्रेशन क्यों हो रहा है, क्या क्या कारण है? अब जैसे इसमें जो लिखा हुआ है, नवरात्रि बकवीट फ्लोर पॉइजनिंग इन दिल्ली, ये तो चलो एग्जांपल से शुरू कर दिया। तुम एग्जांपल से नहीं, तो तुम बढ़िया किसी पॉइंट से शुरू कर दो, डायरेक्ट कॉज बताओ। टू बिगिन विथ, द बिगेस्ट कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग इज लैक ऑफ रेगुलेशन, या लैक ऑफ स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ रेगुलेशन। बताओ और क्या क्या कारण बता सकते हो क्यों होता है फूड एडल्ट्रेशन? नहीं, प्रॉफिट मेकिंग थोड़ी लिखोगे, सेंटेंस बना के बोलो ना। profit making consigns a profit making strategies by followed by vendors। बिल्कुल। क्या हुआ भाई? लैक ऑफ ओवरसाइट बहुत बढ़िया, इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़िया। एक सिस्टमेटिक इशू भी है कि बार बार रेट्स क्रैकडाउन अडल्ट्रेटेड डेयरी और पनीर पे पड़ रही है। दैट मीन्स ज्यादा ज्यादा अब ये बन रहा है, रेट्स इतनी ज्यादा हो रही है, दैट मीन्स उतना ज्यादा ये बढ़ रहा है, लार्ज लेवल पे बढ़ रहा है। और इसको तुमको सब पॉइंट में करना हो तो तुम सब पॉइंट में ऐसे कर सकते हो। गवर्नमेंट इन्फोर्समेंट एक्शंस आर बीइंग इंटेंसिफाइड। अब यहाँ पे इन्होंने क्या डाल दिया बीच में? गवर्नमेंट एक्शन, कि गवर्नमेंट एक्शन भी हुए हैं। पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने ये किया, या कोई रेगुलेशन तुम बता दो, कुछ भी कर सकते हो। एट द सेम टाइम्स एक और अब इन्होंने दूसरा कारण बता दिया, फेस्टिवल्स एम्पलीफाई एडल्ट्रेशन रिस्क ड्यू टू सर्जेंट डिमांड। जैसे नवरात्रि में देखो, नोएडा वगैरह गाजियाबाद में काफी सारी रेड पड़ी थी, और तुम इसमें आयोडीन टेस्ट वाला भी डाल सकते हो, मिश्री मावा मावे वाला, फेक मावे वाला भी डाल सकते हो। बिल्कुल। इक्वली इंपॉर्टेंट, पुअर रेगुलेशन, वीक ओवरसाइट एंड लैब कैपेसिटीज हिंडर डिटरेंस। अब इन्होंने बहुत सारे कॉजेज एक ही पॉइंट में बता दिए। और क्या क्या कारण है? पुअर रेगुलेशन, वीक ओवरसाइट, लैब कैपेसिटीज, हिंडर डिटरेंस। ठीक है। अब इसको तुमको सब पॉइंट में कन्वर्ट करना हो बुलेट पॉइंट में, तो कैसे लिखोगे? रेगुलेशन गैप। या फेस्टिवल वाले को कैसे लिखोगे? फेस्टिवल रिस्क, अगर लॉन्ग टाइप आंसर है तो। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में सब हेडिंग जरूर देनी है। क्लियर? फर्दर मोर, कंज्यूमर इग्नोरेंस एंड लो अकाउंटेबिलिटी कंट्रीब्यूट। एक और कारण, छोटा सा कारण बता दिया इन्होंने, छोटा सा आर्ग्यूमेंट। कंज्यूमर इग्नोरेंस और अकाउंटेबिलिटी का इशू है। कंज्यूमर खुद इग्नोर है, कंज्यूमर खुद ही फेक प्रोडक्ट एमआरपी वो एक्सपायरी नहीं देख चेक कर पा रहा है, बाकी चीजें चेक नहीं कर पा रहा है।
कौन सा सही है कौन सा नहीं है, बिस्लेरी की जगह बिलसेरी ले ले रहा है। कंज्यूमर प्रेफर चीपर प्रोडक्ट, खुला पनीर ले लेते हैं। क्या पता कहां से क्या उसमें कुछ स्टैंडर्ड है, नहीं है ना, कौन से है स्टैंडर्ड बनाए फेस किए हैं उसको बनाते समय खुले पनीर में। फिर ये आर्ग्यूमेंट है, इसके पीछे का रीजनिंग भी है ना, लेकिन क्योंकि बायर्स डिटेक्ट नहीं कर पाते फेक प्रोडक्ट्स को। जैसे आटा वगैरह जो होता है, खुला पनीर तुम लिख सकते हो, ठीक है। फिर ठीक है, इसमें बाकी इन्होंने एक सॉल्यूशन डाल दिया, दो सॉल्यूशन के डाल दिए इन्होंने लास्ट वाले पैराग्राफ कि एक तो टेक्नोलॉजी और मॉनिटरिंग इनोवेशंस यूज में आ सकते हैं, दूसरा कम्युनिटी विजिलेंस, पॉलिसी रिफॉर्म और अकाउंटेबिलिटी। ये दो सॉल्यूशन इन्होंने बता दिया। आप अपनी तरफ से क्या सॉल्यूशन बता सकते हो? कंट्री डिलाइट गिव्स टेस्ट किट्स, यस। और क्या सॉल्यूशन है? फेक ट्रस्टेड वेंडर से लिया जाए। अगर तुमको 6-7 सॉल्यूशन लिखने हो तो 6-7 पैराग्राफ थोड़ी बनाओगे, 2 पैराग्राफ बना के एक पैराग्राफ में 3-3 सॉल्यूशन डाल देना, जैसे इसमें हुआ कम्युनिटी विजिलेंस, पॉलिसी रिफॉर्म और अकाउंटेबिलिटी, और 3 सॉल्यूशन दूसरे पैराग्राफ में डाल देना, तो 6 सॉल्यूशन तुमने शॉर्ट में कर दिए। अवेयरनेस अवेयरनेस बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैला दी कमेंट सेक्शन में। लॉ नहीं, इसमें ना थोड़ा अच्छा बोलो, लॉ तो है, क्या दिक्कत हो रही है? फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप होने चाहिए इन केसेस ऑफ फूड एडल्ट्री केसेस, या फिर जो कंज्यूमर फोरम्स हैं उनमें कन्विक्शन रेट ज्यादा होने चाहिए, केसेस का निपटारा ज्यादा होना चाहिए कंज्यूमर फोरम्स में, या सेपरेट कंज्यूमर फोरम्स फॉर फूड एडल्ट्री कैन बी सेटअप। ये भी अच्छा पॉइंट है कि हेल्थ जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो कई बार सेंटर स्टेट में उसमें डिस्प्यूट हो जाता है, बट द सॉल्यूशन इज दैट स्टेट शुड फॉलो सेंटर्स गाइडलाइन। चलो, फिर इसका कंक्लूजन कैसे करोगे? अब तुमको ये समझ में आ रहा है ना, सब हेडिंग कैसे बनाएंगे अगर सेम चीज लॉन्ग आंसर में लिखनी हो? कंज्यूमर वल्नरेबिलिटी, टैक्स सॉल्यूशन, होलिस्टिक सॉल्यूशन बोल के 3 सॉल्यूशन डाल दिए। अगर तुमको 3-4 सॉल्यूशन बताने हो बुलेट पॉइंट में, तो तुम सब हेडिंग क्या बनाओगे? होलिस्टिक सॉल्यूशन या लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन? अब कंक्लूजन बताओ इसका, कंक्लूजन बताओ। वेरी गुड, अप्रोप्रिएट, अकाउंटेबल एंड एक्टिव, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन वाले कमेंट बॉक्स में चेक करें सब लोग कैसे कैसे स्टूडेंट्स कंक्लूजन बना रहे हैं। लिखिए कंक्लूजन, बहुत सारे बच्चे कंक्लूजन लिख सकते हैं यहाँ पे, इतने सारे स्टूडेंट, सूरज, अंजलि, आनंद, गरिमा, बेटा क्या हुआ? कंक्लूजन लिखो। कमलेश, आदेशप्रीत, पंकज, भारत, सौम्यदीप, बैन ऑल स्वीट शॉप, अच्छा। As the healthy population is the pillar of wealthy nation, so we need to reform PSI related guidelines and need to reform in food adultery regulation, fixing accountability and campaign. ठीक, unhealthy food can turn demographic dividend into demographic disaster. ये लाइन आप कर सकते हो, बट अपने आप में कंक्लूजन और बड़ा बनाना पड़ेगा। लाइन अच्छी है, ठीक है, ठीक है। वैभव, वैभव तो विकसित भारत पे अटैक करता है सीधे। विकसित भारत बनना है तो फूड अल्ट्रेशन, विकसित भारत बनना है तो अनेमिया। अच्छा है बेटा, अच्छा है, चलो। In conclusion, food adulteration is not a marginal malady but a serious health
इंटरेस्ट क्राइसिस। रिसेंटली हमने जो भी इंसिडेंट देखे दिल्ली में, नोएडा में, उससे पता चलता है कि फूड चेन वल्नरेबल है और आगे का पाथ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, स्ट्रॉन्गर इन्फोर्समेंट और कंज्यूमर एजुकेशन और सिस्टमेटिक अकाउंटेबिलिटी में होगा। इसके जगह तुम इलेक्ट्रिशियन यूज कर सकते हो कि प्रोएक्टिव कौन से मेजर्स, जैसे इन्होंने बताया एक्टिव, अकाउंटेबल, एप्रोप्रिएट, तो इसकी जगह तुम लिख सकते हो द पाथ फॉरवर्ड लाइज इन एप्रोप्रिएट, एक्टिव एंड अकाउंटेबल मेजर्स बाय द गवर्नमेंट, देन ओनली सेफ फूड बिकम ए गारंटीड राइट रेदर देन अ। चलो, ओवर कंजप्शन ऑफ शुगर, ये पढ़ना है या इसको स्किप करना है? ये सेम टॉपिक ही हो गया, क्या करना है? स्किप करना है? स्किप कर दूं क्योंकि शुगर वाला वही तुम्हारे मेल न्यूट्रिशन में आ गया। ये तुम नोट से पढ़ लेना, आराम से नोट्स अपलोड कर दे। न्यूट्री ये भी हो गया। प्रोटीन डिफिशियंसी फोर्टिफिकेशन, ये भी सेम आ रहे हैं। फूड इन्फ्लेशन, यस फूड इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन, क्योंकि इसमें फूड को और इकोनॉमी का टॉपिक को, इन्फ्लेशन को कनेक्ट किया जा रहा है। तो अगर फूड इन्फ्लेशन पे आ जाए तो क्या क्या स्टार्ट कर सकते हो तुम? क्या स्टार्ट कर सकते हो बताओ, फूड इन्फ्लेशन पे आ जाए तो कैसे स्टार्ट करोगे? रोटी कपड़ा मकान इज द बेसिक नेसेसिटी, या फिर rising food inflation is not just an economic issue but a public health crisis, especially in nutrition. When prices of essential food surge, vulnerable population जैसे कि women, children और poor suffer the most. Social disparity magnify the impact. इतना ही लिख दो, कंक्लूजन इंट्रोडक्शन तो बहुत है, इतना ही वर्डिंग चलेगा, इंट्रोडक्शन में तो इतना चलेगा। इसमें फिर स्टार्ट कैसे करोगे? टू बिगिन विथ इंट्रोड्यूस करो धीरे धीरे कि फूड इन्फ्लेशन क्यों है। परसिस्टेंट फूड इन्फ्लेशन हमारे एग्जिस्ट करती वेजिटेबल्स, पल्सेस और ऑयल्स में, और डेटा है कि फूड इन्फ्लेशन 2020 और 2024 के बीच में अगर हम देखें तो 6.3% एनुअली चल रही थी। इसको लॉन्ग आंसर में कैसे लिखोगे? परसिस्टेंट फूड इन्फ्लेशन और सेम डेटा डाल दोगे। मोरेवर, इसके अलावा इन्फ्लेशन की वजह से डाइटरी चॉइसेस भी बिगड़ जाती हैं। लोग चीपर फूड्स, सस्ते खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी तुम बात कर रहे थे, और उससे फिर क्या होता है? न्यूट्रिशन कम होने लगता है, प्रोटीन कम मिलने लगता है। फिर इन एडिशन इसके अलावा ग्लोबल और नेशनल फूड प्राइसेस अगर बढ़ जाती हैं तो डाइवर्स और हेल्दी डाइट्स पे एक्सेसिबल कम हो जाता है। जैसे रिसेंट सोफी रिपोर्ट आई थी, एक सोफी रिपोर्ट के अनुसार फूड प्राइसेस जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे न्यूट्रिशनल डाइट लोगों की जेब से इनएक्सेसिबल हो रहे हैं। और उसी टाइम पे, एट द सेम टाइम, इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रही है। ऑलरेडी जो गरीबी है, ऑलरेडी जो सोशल डिस्पैरिटीज एग्जिस्ट करती है, इनकम इनइक्वालिटी हो या जेंडर नॉर्म्स हो या रूरल अर्बन डिवाइड्स हो, उसकी वजह से ये चीज और बढ़ जाती है। सोसाइटी का पॉइंट कनेक्ट कर दिया। तुम देखोगे सोसाइटी का हर वुमेन को, सोशल डिस्पैरिटीज को, पॉवर्टी को कनेक्ट कर सकते हो तुम टॉपिक्स में। और तुमको अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा हो कि सर पॉइंट्स किस डायमेंशन पे सोचे, तो सोसाइटी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल एंगल से सोच सकते हो। जैसे सोसाइटी में तुमने सोच लिया, अब तुम पॉलिटिकल भी सोच सकते हो कि पॉलिटिकल विल की कमी है, देयर इज लैक ऑफ रेगुलेशन, देयर इज लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, करप्ट इकोसिस्टम है, ह्यूज केसेस ऑफ करप्शन बीइंग रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर्स रिगार्डिंग फूड इंस्पेक्टर्स, फूड इंस्पेक्शंस, है कि नहीं है? इक्वली इंपॉर्टेंट, फिर तुम इसमें जब 4 पैराग्राफ लिख दोगे कारण बता के, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कारण बता दिया, फिर उसमें तुम सॉल्यूशन डाल सकते हो, 4 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, जो भी इच्छा हो। अब इसमें एक और चैलेंज बताया कि सोशल सेफ्टी नेट और सब्सिडी सिस्टम भी तो हमारे ठीक नहीं है, पीडीएस सिस्टम, उसकी वजह से इन्फ्लेशन कम तो हो जाता है, इंपैक्ट कम तो करने की कोशिश करते हैं, बट पीडीएस सिस्टम में दिया भी क्या जाता है? कौन से फूड जो खुद न्यूट्रिशन डिफिशिएंट है। फर्दर मोर, इन्फ्लेशन की वजह से न्यूट्रिशनल पैराडॉक्स बन जाता है। क्या बन जाता है? अंडर न्यूट्रिशन भी है और मोटापा भी है। इसको कहते हैं न्यूट्रिशन पैराडॉक्स। तो तुम खा तो बहुत रहे हो, मोटे तो बहुत हो, लेकिन न्यूट्रिशन नहीं है।
समझे? फिर सॉल्यूशन बता दिया 2 पैराग्राफ में। इनोवेटिव रिस्पॉन्सेज जैसे मिशन शक्ति इन यूपी, और एक और जैसे इकोनॉमिक फूड सिस्टम और न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स, न्यूट्रिशनल रिफॉर्म्स हमको चाहिए। इसमें प्राइस स्टेबलाइजेशन, टारगेटेड सब्सिडीज हमको देनी पड़ेगी। इसमें सब हेडिंग क्या बना सकते हो? कम्युनिटी रिस्पॉन्स। इसमें क्या बना सकते हो? होलिस्टिक सॉल्यूशन। जब भी सॉल्यूशन वाला पॉइंट बनाओ बुलेट पॉइंट में, लॉन्ग आंसर में, तो सब हेडिंग क्या बनाओगे? होलिस्टिक सॉल्यूशन, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। और कोई तुम्हारे पास सॉल्यूशन है इसका फूड इन्फ्लेशन का? रोबस्ट सप्लाई चेन होनी चाहिए, और फूड वेस्टेज से बचना चाहिए, और हाइब्रिड सीड्स, बिल्कुल, और ग्रो इन इंडिया, ईट इंडियन, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों को शौक है अब बाहर का, ऑलिव ऑयल से छोले भटूरे बनाएंगे, जबकि पता ही नहीं ऑलिव ऑयल तो सूट ही नहीं करता हमको। ठीक है, और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स एंड एमएसपी रिफॉर्म, लॉजिस्टिकल डेवलपमेंट इन रिमोट एरियाज, बहुत बढ़िया। एरर्स ऑफ एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन, उसको ठीक करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। ये अच्छा टर्म है, एरर्स ऑफ एक्सक्लूजन इंक्लूजन, समझते हो उसका मतलब? पीडीएस सिस्टम में जिनको जरूरत है वो तो ले नहीं पाते राशन, तो ये तो हो गया एक्सक्लूजन। और जिनको जरूरत है उनको जिनको जरूरत नहीं है वो फर्जी अपना बना के ले लेते हैं, कुछ लोग करते हैं। ये क्या होता है? एरर्स ऑफ एक्सक्लूजन और एरर्स ऑफ इंक्लूजन। चलो, यस, डिप्लोमेटिक ट्रेड डील से हम ग्लोबल लेवल पे भी काम कर सकते हैं, और वी कैन कंट्रीब्यूट विद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इंडियन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी हम कर सकते हैं ग्लोबल लेवल पार्टिसिपेट। हाँ, हाँ, ठीक है। चलो, माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, ठीक है, तो सेम टॉपिक आ गया तुम्हारा। अच्छा, न्यूट्रिशनल वाला भी, न्यूट्रिशनल डिस्पेरिटीज, ठीक है। ठीक है, मतलब ओवरऑल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन पे 3-4 चीजें और एक्स्ट्रा है इस पीडीएफ में, वो तुम खुद से पढ़ सकते हो क्योंकि सेम पॉइंट्स हैं, बस टॉपिक थोड़ा घुमा के दे दिया है। तो ये रिकमेंडेड है कि आज तुम लोग इस पूरे, तुम ऑफलाइन वाले हार्ड कॉपी को और ऑनलाइन वाले सॉफ्ट कॉपी को पढ़ लोगे। इसके क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगा अलग से, प्रैक्टिस शीट में ग्रुप में भेज दूंगा, तुम्हारे ऑफलाइन वाले में और ऑनलाइन में अपलोड कर दूंगा। हेल्थ और न्यूट्रिशन पे एक ऐसे और 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आज या कल में मैं टेस्ट बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है? अभी के लिए एक दिन तुमको दे रहा हूं, एक दिन में पूरा डेटा रख लो, पूरी पीडीएफ पढ़ लो। हालांकि जो हमने फूड इन्फ्लेशन, न्यूट्रिशन, एनीमिया जो डिस्कस किया वो भी काफी है, उससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी। सर शुड वी ऐड फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स? नहीं बेटा, जरूरत नहीं है। डायग्राम्स फ्लो चार्ट जब ऐड करते हैं हम, जब तुम यूपीएससी स्टेट पीसीएस दोगे, उसमें बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे, तुमको लगता है कि अब टाइम कम बच रहा है, तो डायग्राम्स की तगत तब आती है। डायग्राम यूज किए जाते हैं जब तुमको लगता है कि टाइम कम है और ये पूरा जो लिखने वाला हूं मैं, ये ढंग से मैं रिप्रेजेंट टाइम पे नहीं कर पाऊंगा। तुम बट कम से कम बनाओ, सब में नहीं बनाना, एक दो, एक ऐसे और 2 लॉन्ग आंसर में किसी एक में अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। क्या होता है, स्पेस फिर वो ज्यादा ले लेते हैं। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास एंड नहीं हुई, नेटवर्क चला गया। नेटवर्क चला गया बेटा। ठीक है विशाल, इसी पैटर्न पे करेंगे।
चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही फिर। थैंक यू सो मच।